नमस्ते। हेलो गाइस। तो आज बहुत ही प्यारा सा और इतना सिंपल टॉपिक आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। आप लोगों को सबको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा और बहुत ही फ्लुएंटली समझ में आएगा। ऐसे लगेगा ही नहीं कि आप पढ़ रहे हो। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपका भी और मेरा भी, लेट अस स्टार्ट द टॉपिक दैट इज़ म्यूटेशन। ओके, सो अपन क्या करेंगे, म्यूटेशन की स्टडी करेंगे। ओके, तो पहले अपन एक डेफिनेशन लिख लेते हैं कि भैया म्यूटेशन एक्चुअल में होता क्या है। वेरी इजी डेफिनेशन, बहुत इजी डेफिनेशन है इसकी। इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको बायलिंगुअल। सो सडन चेंज इन जीन दैट मे बी हेरिटेबल या फिर इनहेरिटेबल मान लो आप। मतलब कोई भी एक डीएनए है, उस पे एक जीन है, उस जीन के अंदर कोई भी ऐसा चेंज, अब चेंज कैसा हो सकता है एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो। फॉर एग्जांपल जीन में पहले था जी और उस जी की जगह क्या आ गया, ए आ गया। तो इस एक छोटे से चेंज की वजह से इस जीन में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन हो गया, और म्यूटेशन से क्या होगा, जो भी ये जीन एमआरएनए बनाएगा वो भी कैसा होगा, म्यूटेटेड होगा। और अगर एमआरएनए म्यूटेटेड होगा तो वो एमआरएनए जब ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनाएगा तो वो भी कैसा होगा, म्यूटेटेड। तो भैया इन सब चीज़ों में म्यूटेशन आ गया एक छोटे से चेंज के वजह से, मतलब बदलाव के वजह से जीन के अंदर। और हो सकता है कि ये जो म्यूटेशन है ये इनहेरिटेबल हो। इसका मतलब क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं उनसे ये चिल्ड्रन में जाए। सो अगर पेरेंट्स से ये म्यूटेशन चिल्ड्रन में जाएगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे कि ये जो म्यूटेशन है ये इनहेरिटेबल है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देखता हूँ, अगर कोई बीमारी है जो ऐसे ही म्यूटेशन से हो रही है, ठीक है, तो वो अगर दूसरी जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो रही है तो उसको मैं बोलूँगा इनहेरिटेबल म्यूटेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। एक बीमारी है जिसका नाम है क्या, सिकल सेल एनीमिया। अब इसको सिकल सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सेल होती है ना वो ऐसी दिखती है इसके अंदर। अब ऐसी आपने देखी होगी, सिक्कल होती है, सिक्कल जो अपन फसल काटने के लिए यूज़ करते हैं ना, वो सिक्कल ऐसी होती है, ऐसी दिखती है थोड़ी बहुत। तो इसलिए ये जो सेल है, ये आरबीसी जो होती है, इसका शेप ऐसा सिक्कल जैसा बन जाता है, दांतली जैसा, दांतली कहते हैं इसको राजस्थान में, उसके जैसा बन जाता है। और एनीमिया मतलब ब्लड की कमी। सो सिक्कल सेल एनीमिया एक डिजीज़ है जो म्यूटेशन से होती है। किससे होती है, म्यूटेशन से। अब कैसा म्यूटेशन होता है, थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, क्योंकि डिटेल में अपन वीडियो के एंड में इसको पढ़ेंगे। इसमें म्यूटेशन ऐसा होता है कि एक न्यूक्लियोटाइड होती है, एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ GTG, ये डीएनए पे सीक्वेंस है, ठीक है, 5 प्राइम सीक्वेंस। अब ये जो GTG है, ये सीक्वेंस हमेशा से GTG नहीं थी। मतलब ये जो GTG सीक्वेंस आई है ये म्यूटेशन से आई है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये जो GTG सीक्वेंस है ये म्यूटेशन से आई है, और पहले कौन सी सीक्वेंस होगी, अगर ये म्यूटेशन से आई है तो पहले कौन सी सीक्वेंस होगी, पहले थी, ये तो मैं स्टार मार्क कर देता हूँ कि म्यूटेटेड सीक्वेंस है। इससे पहले उस डीएनए में पता है क्या सीक्वेंस थी, इससे पहले उस डीएनए में सीक्वेंस थी ये 5 प्राइम 3 प्राइम GAG। तो एडेनिन की जगह यहाँ पे क्या आ गया, थायमीन आ गया। तो आप बोलोगे कि भैया एडेनिन की जगह थायमीन आ गया तो उससे इतना क्या फ़र्क पड़ गया, अरे बहुत फ़र्क पड़ गया। एडेनिन की जगह सिर्फ एक थायमीन के आने से पूरी ही जो सेल्स हैं, आरबीसीज जो सेल्स हैं, वो सिक्कल शेप की बन गई। और जनरली आरबीसी कैसे शेप की होती है, ऐसे।
ये उसका नॉर्मल आरबीसी का शेप है, और ये जो म्यूटेशन हुआ है उन आरबीसीज का शेप ऐसा सिक्कल जैसा। तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं? सिक्कल सेल एनीमिया। किस म्यूटेशन से हुई है? एक छोटे से बेस में चेंज होने की वजह से, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज होने की वजह से, मतलब ए बन गया टी, और टी बनते ही ये नॉर्मल सेल बन गई सिक्कल सेल। अगर इसमें यहाँ पे ए बनाऊँ तो यहाँ पे मैं क्या बनाऊँगा? टी। सो ये तो मैंने एक बेसिक छोटा सा स्ट्रक्चर बता दिया, बाकी आगे अपन इसको डिटेल में कवर करेंगे, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आज मैं आपको बहुत ही छोटा सा और इजी सा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम पता है क्या है? आप खुद सोचो क्या होगा उसका नाम। अरे यार कैसे सोचोगे आप लोग यार, अब तो आपको कुछ नहीं पता, अभी आपको कुछ नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ। ऑब्वियसली बहुत ही गंदा मजाक करता हूँ मैं बता ही देता हूँ टॉपिक का नाम। टॉपिक का नाम है अपना बेस सब्स्टिट्यूशन। अपन बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ईजी है। तो देखो गाइस, बेस सब्स्टिट्यूशन से मेरा मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल है। ये डीएनए है अपना, यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस बना दी, और यहाँ पे मैंने ये पूरा इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस बना दिए। तो अगर मैं चाहूँ तो ये वाला जो बेस है, ये वाला जो बेस है, इसको मैं चाहूँ तो जी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं म्यूटेशन पढ़ रहा हूँ, है ना। तो म्यूटेशन में भी मैं कौन सा पढ़ रहा हूँ? बेस सब्स्टिट्यूशन। यानी कि मुझे कोई जो पर्टिकुलर बेस था जो कि नॉर्मल था वही होना चाहिए था उस जगह पे, लेकिन उसकी जगह मैंने एक सब्स्टिट्यूट बेस लगा दिया, एक दूसरा बेस लगा दिया जो उसकी जगह ले लेगा। सब्स्टिट्यूट टीचर कब आता है क्लास में? जब एक पर्टिकुलर टीचर अवेलेबल नहीं होता। तो गलती से जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा था, तब डीएनए पॉलीमरेज ने ए की जगह जी लगा दिया। इसका मतलब उसने बेस को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब उसने तो ये गलती कर दी, लेकिन बेटा डीएनए में तो म्यूटेशन हो गया ना, और अगर उसको सही नहीं किया अपन ने, वापस से जी को ए में कन्वर्ट नहीं किया, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ ये कैसे होता है। जैसे कि अब कोई यही डीएनए ले लेते हैं अपन, ये रहा ये डीएनए GATC। अब ये डीएनए रेप्लिकेट होते टाइम ऐसे फॉक बन रही है, तो फॉक मैं आपको क्या ही दिखाऊं, आप समझ जाओ बस। ये स्ट्रैंड्स थोड़े से अलग अलग हो गए, फोर्क वाला पार्ट है, और रेप्लिकेट होते टाइम अब इनका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन ऐसे होता है। डीएनए रेप्लिकेशन अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी समझने के लिए मैं आपको समझा दूंगा, जितना सफिशिएंट उतना मैं आपको बता दूंगा ऑलरेडी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस बना दिए मैंने। अब मुझे क्या करना है? बेस सब्स्टिट्यूशन करना है। सो जब बेस सब्स्टिट्यूशन मैं ऐसे नहीं करूँगा, इनमें चेंजेस नहीं करूँगा मैं। जब डीएनए रेप्लिकेट होगा तो रेप्लिकेशन के टाइम पे मैं गलती कर दूँगा, क्योंकि इसी को तो म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन जान के थोड़ी होता है, गलती से होता है। सो अब मैं ऊपर वाले स्ट्रैंड पे क्या कर रहा हूँ? रेप्लिकेशन शो कर रहा हूँ। ये देखो, बहुत ही आसान है, आप सबको समझ में आ जाएगा। TC। अब डीएनए रेप्लिकेट होते समय एक दूसरा धागा बनेगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे। तो मैं बना देता हूँ CTAG। अरे वाह, ये तो एकदम करेक्ट बन गया। ये डीएनए तो बहुत सही तरीके से रेप्लिकेट हो गया, इसके बेसिस में तो कोई गलती हुई ही नहीं है। तो इसको अपन क्या म्यूटेटेड बोलेंगे? नहीं, इसको म्यूटेटेड नहीं बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे नॉर्मल रेप्लिकेशन। ओके, अब मैं म्यूटेटेड वाला बनाऊंगा। म्यूटेटेड वाला बहुत इजी है, म्यूटेटेड में कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, आपको बड़े आराम समझ में आ जाएगा। सो ये मैं नीचे वाला, देखो यहाँ पे मैंने ये वाला स्ट्रैंड तो बना दिया था ऊपर वाला, ठीक है। अब हम इस वाले को रेप्लिकेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अपन ये स्ट्रैंड बना देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नीचे वाला स्ट्रैंड है ये CTAG। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनाते वक्त मुझे ध्यान से देखना आप लोग जी। अरे वाह, सही है। इसकी जगह ए, अरे वाह 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 वाह, बहुत सही है। यहाँ पे आना चाहिए था T, पर लिख दिया क्या मैंने? G लिख दिया। ओ माय गॉड, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। अब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ G लिख रहा हूँ, मैं इसको C भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने C लिख दिया, चलो मैंने C लिख दिया, तो T की जगह मैंने C लिख दिया। गलती से लिखा, जान के तो लिखा नहीं, पर अब लिख दिया तो लिख दिया।
बाद में अपन अपनी गलती सुधारेंगे। शुरू में अपन गलती करेंगे, खूब गलती करेंगे, गलती करने पे कोई गुनाह ही नहीं होती, गलती करने पे कोई सज़ा नहीं मिलती, इंस्टेंटली आपको सुधारने का मौका मिलता है। तो हम डीएनए को क्यों बोल दे कि बेटा तूने गलती कर दी, अब तू गया, अब तू मर, नहीं, उसको टाइम दो यार अपनी गलती सुधारने का। आपको भी तो गलती सुधारने के बहुत मौके दिए ना उसने, आपने भी तो सुधारी गलतियाँ, तभी आप लोग साथ हो। समझ रहे हो किसी बात कर रहा हूँ मैं, आप और आपकी वो। ओके, सो जी यहाँ पे क्या आएगा, सी। तो सिर्फ मैं एक जगह पे मैंने गलती कर दी और ये हो गया मेरा म्यूटेशन। तो कब हुआ मेरा म्यूटेशन, जब ये देखो ये स्ट्रैंड था पेरेंटल, है ना, पेरेंटल स्ट्रैंड था, देखो इसमें ये रहा, ये देखो ये पेरेंटल स्ट्रैंड था, सॉरी ये वाला यहाँ वाला था, ये वाला यहाँ वाला था, मतलब नीचे वाला स्ट्रैंड था, ये पेरेंटल स्ट्रैंड था। अगर मैं इसको बोल दूँ 3 प्राइम 5 प्राइम, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 प्राइम 5 प्राइम, तो ये पेरेंटल स्ट्रैंड था। डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे नया स्ट्रैंड आया और डीएनए रेप्लिकेशन हुआ। अब उसमें एक छोटी सी गलती हो गई, वैसे छोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है ये। गलती क्या हुई, यहाँ पे थायमिन आना चाहिए था, उसकी जगह साइटोसिन आ गया। अब इसको अपन को रिपेयर भी करना है, लेकिन वो रिपेयर मैकेनिज्म में अपन पढ़ते हैं, अभी अपन म्यूटेशन पढ़ रहे हैं, तो रिपेयर अपन बाद में पढ़ेंगे, इसमें नहीं पढ़ेंगे। सो अब ये गलती हो गई है, कोई बात नहीं। अब इसकी गलती के वजह से कितना बड़ा चेंज आएगा डीएनए में, वो मैं आपको बना के बताता हूँ। अब आप कंफ्यूज मत होना, मैं बड़े आराम से आपको समझाऊंगा, आप सबको बहुत आराम से समझ में आएगा। अब ये डीएनए वापस से रेप्लिकेट करेगा कभी ना कभी, तो ठीक है। तो जब ये डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो अब ये पेरेंटल स्ट्रैंड्स हो गए, मैं मार्क कर देता हूँ ना आपके लिए, ओके मैंने मार्क कर दिया। अब ये पेरेंटल स्ट्रैंड्स है। सो ये स्ट्रैंड देखो, ये स्ट्रैंड जब वापस से इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा तो ये ऐसा ही बनेगा, और इसमें मैं म्यूटेशन नहीं दिखाऊंगा, इसको मैं बिल्कुल करेक्टली बनाऊंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको बना के फिनिश कर देता हूँ ताकि अपन म्यूटेशन अच्छे से पढ़ लें। सो जब ये नीचे वाला स्ट्रैंड डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, सो ये क्या बनेगा, देखो CTAG। अब इसने गलती नहीं करी, अब इसने डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे बिल्कुल करेक्ट बेसिस को अटैच किया। ये लो, बिल्कुल करेक्ट बेसिस है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मार्किंग कर दो। 3 प्राइम 5 प्राइम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 प्राइम ये 5 प्राइम हो गया। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल बना, है ना। लेकिन यार ये डीएनए को भी तो मौका मिलेगा, इसको भी तो मौका चाहिए अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने का, उसको भी तो रेप्लिकेशन का पूरा हक है। तो मैं इसको बना रहा हूँ, अपर स्ट्रैंड है, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, ध्यान रखना है ना, ये वाला पेरेंटल स्ट्रैंड है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको। ओके, अपन म्यूटेशन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं अपन, म्यूटेशन पढ़ रहे हैं, आप सबको समझ में आ जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, बहुत ही आसान टॉपिक है। 3 प्राइम मैंने सीक्वेंसेस लिख दी, GACC। अब देखो यहाँ पे C था म्यूटेशन की वजह से, तो ये C रहेगा। अभी तो रिपेयर किया नहीं है ना अपन ने, चेंज नहीं किया। अब इससे होगा क्या, जब इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा बेटा, जब इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा, तो ये देखो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस क्या क्या आएंगे, इधर आएंगे अपने CTGG। ये देखो C के साथ G आना चाहिए ऑब्वियसली, तो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ये आ गए। अब अगर मैं इसको मैच करूं ओरिजिनल डीएनए के साथ, तो आप कुछ ऐसा देखोगे। यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी, कहाँ पे, मैंने एक्चुअली क्या किया था, इसको रेप्लिकेट करते गलती करते यहाँ पे C लगा दिया था, और यहाँ पे C लगाने से जब ये डीएनए लास्ट में वापस से रेप्लिकेट किया, तो डीएनए कितनी बार रेप्लिकेट कर ले वो एक जैसा ही आना चाहिए। अगर यहाँ पे GATC है और यहाँ पे CTAG है, तो कितनी बार रेप्लिकेट कर ले, यही सीक्वेंस बार बार आनी चाहिए रेप्लिकेशन में। रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है एकदम हूबहू कॉपी बनाना। लेकिन यहाँ पे उस म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ, CG बन गया, TA की जगह क्या बन गया, CG बन गया। तो देखो ये तो ब्लंडर हो गया, मतलब ये पूरा बेस पेयर चेंज हो गया। अब इस बेस पेयर के चेंज होने की वजह से कल को जब ये अमीनो एसिड्स बनाएगा, वापस से रेप्लिकेट करेगा, बार बार यही बनाएगा, अमीनो एसिड्स बनाएगा, तो अमीनो एसिड में भी चेंज आ जाएगा, क्योंकि कोड्स चेंज हो गए, बेसिस चेंज हो गए, तो mRNA चेंज होएगा, mRNA चेंज होएगा तो अमीनो एसिड चेंज होएगा। तो इस म्यूटेशन से क्या उस इंसान को बहुत नुकसान होएगा, बिल्कुल उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होएगा। कितना बड़ा नुकसान होएगा वो मैं आगे आपको 2 मिनट में समझा दूंगा। अब अपन ने इतना सब कुछ पढ़ लिया बेसिक, तो इसके लिए कुछ टर्म्स अपन मेंशन कर देते हैं ताकि आपको बेस सब्स्टिट्यूशन एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं कुछ टर्म्स बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे आप फोकस कीजिए। एक काम करते हैं अपन ना, नया पेज ले लेते हैं, ये रहा न्यू पेज। ओके, तो बच्चों मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे CG आ गया था, किसकी जगह आया था एक्चुअल में, ओरिजिनल स्ट्रैंड पे क्या था,
ओरिजिनल स्ट्रैंड पे था टी और ए, जितना मुझे याद है यही था, हाँ बिल्कुल। सो ओरिजिनल स्ट्रैंड पे था टी ए और उसकी जगह आ क्या गया, सी जी। ये तो था अपना ओरिजिनल और ये था म्यूटेटेड, तो टी ए की जगह सी जी आ गया। अब अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो ध्यान से देखने पे अपन को पता लगेगा कि भैया ये थायमीन की जगह साइटोसिन आ गया और गुआनिन की जगह एडिनिन आ गया। तो अगर मैं देखूं एडिनिन एंड गुआनिन दोनों होते हैं प्यूरिन्स, ये दोनों बेसिस प्यूरिन्स होते हैं ऑब्वियसली, इतना तो आप सबको पता ही है। आप एमएससी के स्टूडेंट्स हो या बीएससी के स्टूडेंट्स हो तो आपको अच्छे से पता है एडिनिन और गुआनिन प्यूरिन्स होते हैं और साइटोसिन और थायमीन पिरिमिडीन्स होते हैं। ठीक है, सो ये पिरिमिडीन्स है, ये प्यूरिन्स है, यानी कि जी तो कन्वर्ट हो गया ए, मतलब ए सॉरी कन्वर्ट हो गया जी में, ये म्यूटेटेड है ना, ये ओरिजिनल है। सो ए कन्वर्ट हो गया जी में, यानी कि एक प्यूरिन ही प्यूरिन में कन्वर्ट हुआ, और टी कन्वर्ट हो गया साइटोसिन में, थायमिन कन्वर्ट हो गया साइटोसिन में, यानी कि एक पिरिमिडीन पिरिमिडीन में कन्वर्ट हुआ। सो ऐसे म्यूटेशन को जिसमें प्यूरिन तो प्यूरिन में ही कन्वर्ट होता है और पिरिमिडीन पायरिमिडीन में ही कन्वर्ट होता है, इसको अपन बोलते हैं, बहुत ही इजी टर्म है, ट्रांजिशन म्यूटेशन। ठीक है, सो बेस सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है ट्रांजिशन म्यूटेशन। ऐसे म्यूटेशन को जिसमें प्यूरिन प्यूरिन में कन्वर्ट हो रहा है, पिरिमिडीन पिरिमिडीन में कन्वर्ट हो रहा है, उसको ट्रांजिशन म्यूटेशन बोलते हैं। अच्छा देखो, अभी आपको थोड़ा सा और बताता हूँ, एकदम समझ में आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा था टी ए, ये एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है। अगर ये कन्वर्ट हो जाएगा सी और जी में तो ये ट्रांजिशन म्यूटेशन होगा, या फिर अगर मैं कहूँ सी जी कन्वर्ट हो जाएगा किस में, सी जी कन्वर्ट हो जाएगा टी और ए में, तो ये ट्रांजिशन ही तो हुआ, क्योंकि मैंने एट लास्ट प्यूरिन को प्यूरिन में ही कन्वर्ट किया और पिरिमिडीन को पिरिमिडीन में ही कन्वर्ट कर दिया। आप सेम लाइन में चेक करोगे, ठीक है, आप क्रिस क्रॉस चेक नहीं करोगे, सेम लाइन में चेक करोगे, क्योंकि स्ट्रैंड को अपन उधर से ऐसे रीड करेंगे, नीचे से ऐसे रीड करेंगे, तो उस हिसाब से अपन देखते हैं। और म्यूटेशन, ये म्यूटेटेड है और ये ओरिजिनल था, या फिर मान लो ये म्यूटेटेड है ये ओरिजिनल था, कुछ भी मान लो, लेकिन आप चेक कैसे करोगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। सो एक न्यूक्लियोटाइड का पेयर था, बेस पेयर है, दो बेसिस का एक पेयर है ये, तो साइटोसिन थायमीन में कन्वर्ट हुआ म्यूटेट होके, या फिर थायमीन साइटोसिन में कन्वर्ट हुआ म्यूटेट होके, कुछ भी कर लो आप, लेकिन एट लास्ट एक पिरिमिडीन पिरिमिडीन ही रहा और एक प्यूरिन प्यूरिन ही रहा। तो ऐसे म्यूटेशन को अपन बोलते हैं ट्रांजिशन म्यूटेशन। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूँ, अब अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर मैं ऐसे ना करूँ और मैं कन्वर्ट कर दूँ एक, अब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ एक प्यूरिन को पिरिमिडीन में, तो अगर मैं एक प्यूरिन को पिरिमिडीन में कन्वर्ट करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं एक बेस ले लेता हूँ प्यूरिन का, मैं ले लेता हूँ, चलो ए ले लेता हूँ, और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ किस में, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ किस में, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ थायमीन में। सो मैंने ए को कन्वर्ट कर दिया थायमीन में, यानी कि मैंने म्यूटेशन करा दिया, और ए क्या था अपना, प्यूरिन था, और थायमीन क्या है अपना, पिरिमिडीन है। तो ऐसे म्यूटेशन को जिसमें एक प्यूरिन एक पिरिमिडीन में कन्वर्ट हो जाए, एक प्यूरिन एक पिरिमिडीन में कन्वर्ट हो जाए, या फिर उल्टा भी हो सकता है, एक पिरिमिडीन एक प्यूरिन में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्जन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्जन, और पहले वाले को ट्रांजिशन। सो प्यूरिन से पिरिमिडीन या पिरिमिडीन से प्यूरिन हो जाए तो ट्रांजिशन बोलेंगे, सॉरी वर्जन आई एम सॉरी। एक प्यूरिन यानी कि एडिनिन एक पिरिमिडीन में कन्वर्ट हो जाए, फॉर एग्जांपल थायमीन, इसको ट्रांसवर्जन बोलते हैं। ठीक है, और अगर एक प्यूरिन प्यूरिन ही रहे म्यूटेशन के बाद भी, और एक पिरिमिडीन पिरिमिडीन ही रहे म्यूटेशन के बाद भी, नो डाउट बेस चेंज हो रहा है, पिरिमिडीन सी भी है और पिरिमिडीन टी भी है, दोनों पिरिमिडीन्स है, लेकिन बेस चेंज हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है,
तो इसको तो ट्रांजिशन म्यूटेशन बोल देंगे, ट्रांजिशन, और इसको बोलेंगे ट्रांसवर्जन, जिसमें एक प्यूरिन पिरिमिडिन में कन्वर्ट हो रहा है। सो इस ज़्यादातर म्यूटेशन जो होता है ना वो ट्रांजिशन म्यूटेशन ही होते हैं, यानी कि प्यूरिन प्यूरिन ही रहता है म्यूटेशन के बाद भी, और पिरिमिडिन पिरिमिडिन ही रहता है म्यूटेशन के बाद भी। न्यूक्लियोटाइड में आप कोई भी चेंज करो लेकिन वो प्यूरिन प्यूरिन ही रहेगा, पिरिमिडिन पिरिमिडिन ही रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन कुछ म्यूटेशन ऐसे भी हैं जो ट्रांसवर्जन है, जिसमें एक पूरा प्यूरिन पिरिमिडिन में चेंज हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल पता है क्या है? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, सिकल सेल एनीमिया। ये रही सिकल, दांतली, क्या बोलते हैं इसको? खून की दांतली। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि सिक्कल का ऐसा शेप होता है और दांतली का भी ऐसा शेप होता है, और ये क्योंकि ब्लड से रिलेटेड टर्म है तो अपन इसको ऐसे याद रख लेंगे, खून की दांतली। तो क्या होगी डिजीज़? सिक्कल सेल एनीमिया। सिक्कल जैसा शेप हो गया, और सिक्कल को दांतली बोलते हैं अपन फसल वगैरह काटने के लिए, और ऐसी इसकी आरबीसीज का शेप हो जाता है इस बीमारी में। तो सिक्कल सेल एनीमिया किसकी वजह से होती है? हमेशा याद रखना, आप क्वेश्चन में आए तो लिखोगे आप ट्रांसवर्जन म्यूटेशन की वजह से, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन की वजह से। किस में चेंज होता है? एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में म्यूटेशन होता है, और ये सिक्कल सेल एनीमिया डिजीज़ हो जाती है। अब वो म्यूटेशन कैसा दिखता है मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल GAG न्यूक्लियोटाइड है 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है। अब GAG न्यूक्लियोटाइड जब ये डीएनए रेप्लिकेट करेगा ऑब्वियसली, तो मैं इसमें म्यूटेशन करने जा रहा हूँ, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इस A को मैं T में चेंज कर दूंगा। G रहेगा, G रहेगा, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। सो मैंने बस एक न्यूक्लियोटाइड चेंज किया है, देख सकते हैं आप, A की जगह T कर दिया। कौन सा म्यूटेशन है ये? एडिनिन की जगह थायमिन आ गया, यानी कि एक प्यूरिन की जगह एक पिरिमिडिन आ गया। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्जन म्यूटेशन, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन बोलते हैं इसको। सो ट्रांसवर्जन म्यूटेशन हो गया, तो इसको ये जो ट्रांसवर्जन म्यूटेशन का एग्जांपल मैंने दिया है, ये सिक्कल सेल एनीमिया में होता है। देखो ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैंने आपको बताया, और इसमें गलती नहीं है, ये ऐसे के ऐसे ही है, मतलब आपको ऐसे ही पढ़ना है जैसे मैंने बताया। ये एग्जांपल जो दिए मैंने ऐसे पढ़ना है आपको, और इसमें यही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ज़्यादातर जो म्यूटेशन होते हैं वो ट्रांजिशन म्यूटेशंस होते हैं, जिसमें प्यूरिन ही रहता है और पिरिमिडिन रहता है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी होते हैं जिनमें ट्रांसवर्जन म्यूटेशन होता है, जैसे सिक्कल सेल एनीमिया। सो ये जो मैंने बोला, ये GAG सीक्वेंस है, ये GTG में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एडेनिन थायमिन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एक प्यूरिन पिरिमिडिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलता है ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। सो इससे क्या होता है, जहाँ पे नॉर्मल आरबीसी बननी चाहिए थी, यहाँ पे खून की दातली वाली आरबीसी बन जाती है, यानी कि सिक्कल सेल एनीमिया, ठीक है। रेड कलर से दिखा देते हैं, ये सिक्कल सेल एनीमिया, ठीक है। और ये नॉर्मल आरबीसी, ये सिक्कल सेल आरबीसी, ओके। सो इतने से अब देखो, ये म्यूटेशन मैंने ऐसे तो बता दिया, लेकिन इसमें आपको एक छोटी सी चीज़ और याद करनी है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी चीज़ और याद करनी है कि भैया कौन सा अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मैं आपको बोलूँ, अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो कोडॉन्स कोड करके जाते हैं। जैसे डीएनए का जो पार्ट होता है, मैं बोलता हूँ 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला पार्ट जो होता है GAG। सो 3 जो होते हैं ना बेसिस, ये एक कोडॉन बनाते हैं। तो जब कल को इस डीएनए का mRNA बनेगा, सो ये GAG रहेगा mRNA में भी। 5 प्राइम 3 प्राइम सीक्वेंस अपन डीएनए से mRNA में सिमिलरली कॉपी कर देते हैं, ठीक है। सो ये GAG रहेगा। ये क्या बना रहा है? ये एक जेनेटिक कोड बना रहा है। सो ये कौन सा अमीनो एसिड कोड करता है? ये कोड करता है ग्लूटामिक एसिड। तो आप सब में सिक्कल सेल एनीमिया नहीं है, इसका मतलब आप में GAG कोड है mRNA पे, जो कि आपका ग्लूटामिक एसिड बना रहा है। अगर फॉर एग्जांपल भगवान न करे म्यूटेशन हो जाए, वैसे होगा नहीं, लेकिन मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि म्यूटेशन हो जाए और 5 प्राइम 3 प्राइम सीक्वेंस में GAG की जगह GTG आ जाए, हे भगवान, तो ये तो डीएनए है। अब ये mRNA बनाएगा, तो ये mRNA कैसे बनेगा? GUG, क्योंकि mRNA में थायमिन की जगह यूरासिल आता है। आप सबको पता है ना ये वाली बात पहले से? मुझे उम्मीद है आप सबको पहले से पता है। नहीं पता तो कमेंट कर दो, हर चीज़ पढ़ा दूंगा मैं, छोटी से छोटी बेसिक से बेसिक। ये वीडियो रात के 1 बजे बना रहा हूँ, थोड़ा सा नींद में हूँ
हो सकता है थोड़ा बोरिंग साउंड करूँ, बट इन्फॉर्मेशन एकदम काम की दूंगा आपको। मजाक मस्ती करके भी पढ़ाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा बिजी हूँ अभी, फ्री हो जाऊँगा एक बार अपनी खुद की पढ़ाई से, जब आपको फुल्ली तरीके से मजाक मस्ती के साथ पढ़ाऊँगा। आप सोच भी नहीं सकते ऐसी ऐसी मजाक करूँगा, मतलब आप उम्मीद ही नहीं लगा सकते। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, मोटिवेशन आए, जिससे कि चैनल ग्रो करने के पीछे लग जाऊँ मैं बस। तो अब देखो पढ़ते हैं वापस। सो GUG बन गया, ये क्या है, mRNA पे कोडॉन है। अब GUG पता है किसको कोड करता है, वैलिन को, यानी कि वैलिन अमीनो एसिड को कोड करता है ये। सो सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड में मैंने चेंज करा, GAG की जगह GTG हो गया, यानी कि एक कोडॉन पूरी चेंज हो गई, यानी कि यहाँ पे mRNA पे GUG आ गया, यहाँ पे तो GAG था, और GAG तो कोड करता था ग्लूटामिक एसिड, लेकिन GUG ग्लूटामिक एसिड नहीं बनाएगा, वो वैलिन बनाएगा। सो इस एक अमीनो एसिड में चेंज होने की वजह से जो RBC जो होगी वो कैसी बनेगी, खून की दांतली वाली, कैसी बनेगी, खून की दांतली, दैट इज सिकल सेल। और ये कैसी बनेगी, ये नॉर्मल RBC बनेगी ना। कितनी बार बताऊँ आपको, बार बार बताऊँगा क्या। तो बस इतना ही था, ख़त्म हो गया, इतना ही था रे सब्सटीट्यूशन, बेस सब्सटीट्यूशन इतना ही था, और कुछ है ही नहीं इसमें। क्या बताऊँ मैं आपको, है ही इतना सा। एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ आपके याद करने के हिसाब से, ताकि आप याद कर सको, लर्न कर सको। हाँ, अरे कहाँ चला गया पेज, नया पेज आ जा। 26 मिनट हो गए इतने छोटे से टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते। सोचो आप, कितना आराम से पढ़ाया मैंने आपको, रात के 1 बजे, वो भी। देखो याद करने का तरीका इतना सा है कि आप यहाँ पे लिख लो थायामीन, यहाँ पे लिख लो साइटोसिन, यहाँ पे लिख लो एडेनिन, यहाँ पे लिख लो गुआनिन। सारा दिख तो रहा है ना आपको, मुझे लग रहा है नहीं दिख रहा है आपको। अब दिख रहा है ना, हाँ अब दिख रहा है। ओके, सो अगर मैं म्यूटेशन करने जा रहा हूँ, देखो मैं एडेनिन को गुआनिन में बदलने जा रहा हूँ, तो क्या एडेनिन प्यूरिन है और गुआनिन भी प्यूरिन है, तो ऐसे म्यूटेशन को क्या नाम दे देंगे हम, ट्रांजिशन। और अगर गुआनिन एडेनिन में चेंज हुआ तो भी अपन ट्रांजिशन ही बोलेंगे। सिमिलरली अगर थायमीन साइटोसिन में चेंज हुआ, थायमीन क्या है, एक पिरिमिडीन, साइटोसिन भी एक पिरिमिडीन है, थायमीन पिरिमिडीन में चेंज होए, मतलब सॉरी थायमीन साइटोसिन में चेंज हो, यानी कि पिरिमिडीन पिरिमिडीन में चेंज हो रहा है म्यूटेशन से, और साइटोसिन थायमीन में चेंज हो जाए, भले कुछ भी हो जाए, ये रहेगा तो ट्रांजिशन, म्यूटेशन ही। म्यूटेशन, म्यूटेशन क्यों बोला मैंने, क्योंकि मैंने थायमीन को C से रिप्लेस कर दिया और C को थायमीन से रिप्लेस कर दिया। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो मेरा, देखो रे भूल गए क्या, जो मेरा DNA है यहाँ पे आना चाहिए था T, लेकिन लिख दिया मैंने क्या, C, तो म्यूटेशन हो गया ना। तो अब ये किससे पेयर करेगा, अब ये गुआनिन से पेयर करेगा। पहले क्या था, पहले मेरा था थायमीन, पहले करता था बेचारा एडेनिन से पेयर, लेकिन मैंने इसमें क्या कर दिया, स्टार मार्क, यानी कि म्यूटेशन, म्यूटेशन से C आ गया। अब C किससे पेयर करेगा, गुआनिन से, यानी कि ये पूरी न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर बदल गई ना। वही तो होता है म्यूटेशन रे। अच्छा ठीक है, ट्रांजिशन के लिए याद करने का तरीका बता दिया। अब देखो, अब इनको क्रिस क्रॉस कर दो, चाहे इसको इससे कर दो, चाहे इसको इससे कर दो, कुछ भी कर दो, बात तो वही है। तो अगर मैं एक गुआनिन को साइटोसिन में बदलना चाहूँ या साइटोसिन को गुआनिन में, यानी कि मैं एक पिरिमिडीन को प्यूरिन में बदलना चाहूँ, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्जन, म्यूटेशन। और ऐसे ही अगर मैं एक थायमीन को एडेनिन में म्यूटेट करना चाहूँ, या फिर एक एडेनिन की जगह थायमीन लिखना चाहूँ, यानी कि एक नहीं रे, पिरिमिडीन है ये तो, प्यूरिन थोड़ी है रे। कौन बोला रे प्यूरिन, मैं नहीं बोला। ये एक पिरिमिडीन है, किसमें चेंज हो रही है, प्यूरिन में चेंज हो रही है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। अरे रे ट्रांजिशन नहीं रहे, ट्रांसवर्जन। अरे तुम लोग करेक्ट भी नहीं करते रहे मेरे को, मैं गलती करता हूँ तो। ठीक है, अब क्रिस क्रॉस, कोई बच्चा बोले कि सर जी हमें तो क्रिस क्रॉस बनाना है, यहाँ से इनको काटना है, इनका काटना है हमको, तो काट दो इनका, क्या फ़र्क पड़ता है। वही बात है, एक एडेनिन साइटोसिन में चेंज हो रहा है, मतलब कि एक प्यूरिन पिरिमिडीन में चेंज हो रहा है, मतलब कि क्या होगा, ट्रांसवर्जन होगा, और इसका भी ट्रांसवर्जन होगा। याद करने का तरीका आसान है ना, इससे आसान क्या ही बताऊँ तुमको। एक छोटी सी चीज़ और रिवाइज़ करा देता हूँ कि एक्चुअली ये बेस पेयर्स चेंज कैसे होते हैं। सो ओरिजिनल DNA में था, बस एक बेस पेयर से दिखा समझाऊँगा। ओरिजिनल DNA में था AT, मज़े में थे ये। मैंने कहा तुमको मैं एक म्यूटाजन दूंगा, म्यूटाजन
ऐसी चीज़ें जो म्यूटेशन कॉज करती है ना, उनको म्यूटाजेन बोलते हैं। केमिकल म्यूटाजेंस भी हो सकते हैं, फिज़िकल म्यूटाजेंस भी हो सकते हैं। इनका काम क्या होता है? सिर्फ म्यूटेशन को कॉज करना। तो मैंने म्यूटाजेन दिया और उसके थोड़ी देर बाद इसमें क्या हुआ? म्यूटेशन आ गया। अब बताओ, आप बताओ मैं क्या करूँ? मैं एडेनिन को चेंज कर दूँ? अब आप चाहो तो ट्रांजिशन करवा लो, आप चाहो तो क्या करवा लो? ट्रांसवर्जन करा लो, ये आपकी मर्ज़ी है, आप खुद भी करके देख लेना। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं एडेनिन को चेंज कर देता हूँ। किस में? एडेनिन को मैं चेंज कर देता हूँ गुआनिन में। तो क्या गुआनिन थायमिन के साथ पेयर बनाएगा? कभी नहीं। गुआनिन हमेशा पेयर बनाएगा साइटोसिन के साथ। तो क्या एक पॉइंट पे, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड को म्यूटेट करने से मेरे बेस पेयर्स म्यूटेट हो गए, यानी कि एटी की जगह जीसी आ गया? बिल्कुल आ गया। तो ऐसे म्यूटेशन को पॉइंट म्यूटेशन भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि मैंने एक पॉइंट पे किया है। हो सकता तो मैं 4-5 न्यूक्लियोटाइड भी चेंज कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने एक ही किया। तो मैंने एक पॉइंट म्यूटेशन कर दिया, पॉइंट म्यूटेशन कर दिया। और म्यूटेशन हुआ कौन सा? ट्रांजिशन म्यूटेशन हो गया। समझे कि नहीं समझे? समझ गए। अब ऐसे भी तो लिख सकते थे हम कि भैया ए और टी को मैंने म्यूटाजेन दिया, इससे इसके अंदर म्यूटेशन हुआ और ए की जगह पता है क्या आ गया? थायमीन आ गया। तो अगर ए की जगह थायमीन आ गया और यहाँ पे क्या आएगा? ए की जगह थायमीन आ गया भैया, और यहाँ पे क्या आएगा फिर? टी की जगह यहाँ पे आ जाएगा ए आ जाएगा, क्योंकि वो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री है। अब देखो, एडेनिन की जगह क्या आ गया? थायमीन, यानी कि प्यूरिन की जगह पिरिमिडिन आ गया। तो ऐसे म्यूटेशन क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्जन। ओ सॉरी, हाँ ट्रांसवर्जन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ट्रांसवर्जन में आप देख रहे हो एटी का बस टी बना, मतलब कि सिर्फ एक तरीके से ये मान लो कि मैंने इसको उल्टा कर दिया, लेकिन इसको उल्टा करते ही बीमारी कितनी तगड़ी लग गई थी, भूल गए क्या? सिक्कल सेल, खून की दांतली। कलर करूँ क्या रेड से? नहीं ना, समझ गए ना? ये देखो मैं सिक्कल सेल अच्छे से बना देता हूँ। ये ऐसी बनती है सिक्कल सेल, चांद जैसी, है ना? तो कौन सा ये? ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। तो सिर्फ एटी को उल्टा कर दिया, टी कर दिया, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन हो गया। इतनी बड़ी बीमारी हो गई यार। मतलब डीएनए में एक छोटा सा चेंज भी बड़ा खतरनाक है। करवा मत लेना, कोई लड़की कितना ही बोले। एक काम कर, मैं तेरी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी, बस अपने डीएनए में एक छोटा सा चेंज करा ले, पॉइंट म्यूटेशन करा ले, उसी वक्त मना कर देना। उसको बोल देना हमें अपनी सेल्स को खून की दांतली में बदलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम दूसरी लड़की ढूंढ लेंगे, लेकिन म्यूटेशन बिल्कुल नहीं कराएंगे। खास कर पॉइंट म्यूटेशन ही क्यों ना हो, फिर भी नहीं कराएंगे हम। और ट्रांसवर्जन तो बिल्कुल ही नहीं कराएंगे हम। ठीक है ना? समझ में आई ना? ट्रांजिशन म्यूटेशन तो फिर भी रिपेयर हो जाता है, ट्रांसवर्जन को रिपेयर करने में भी दिक्कत आती है। समझे? तो ध्यान रखना मेरी बात। ओके, अब देखो, अब बज गए हैं 1:30 बज गए हैं लगभग, या बजने वाले हैं 15 मिनट, 1:30 बजने वाले हैं। तो आज के लिए इतना वीडियो काफ़ी था। मुझे उम्मीद है कि आपको बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन बड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। मैं तरीके से अच्छी राइटिंग में नहीं लिखता, क्योंकि मैं समझाने पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। मेरे को सुंदर सुंदर दिखाने में ज़्यादा शौक नहीं है। मैं चाहता हूँ आपके दिमाग में घुस जाए वो बात, आपको समझ में आ जाए, हमेशा के लिए याद रह जाए। आप बार बार वीडियो देखो तो आपको और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आए। सो ये चीज़ थी, तो इतना मैंने आपको समझा दिया। अब एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कुछ डिटेल मिस हो गई। जो मैंने दिखाया था कि भैया ग्लूटामिक एसिड जो चेंज हुआ था वैलिन में, यानी कि ये एक अमीनो एसिड था, ये भी एक अमीनो एसिड है। ग्लूटामिक एसिड जो वैलिन में चेंज हुआ म्यूटेशन की वजह से, किस में? जी का क्या म्यूटेट हो गया, क्या म्यूटेशन से चेंज हो गया था? जी में। लेकिन क्योंकि मैंने कोडॉन बनाई है तो मैं यू लिखूंगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि कोडॉन mRNA पे होती है, mRNA कोडॉन को रीड करके अपन अमीनो एसिड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं जी लिखूंगा। ठीक है, बात तो वही है ना रे। ये भी क्या है? ये तो पिरिमिडीन है ही, सॉरी प्यूरिन है ही, और ये पिरिमिडीन है ही, तो ट्रांसवर्जन तो हो ही रहा है ना। सो
इसको चेंज जो होता है ना, ये जो चेंज होता है, जो ग्लूटामिक एसिड वैलिन में बदल गया, यानी कि अमीनो एसिड में चेंज हो गया, इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिस सेंस म्यूटेशन, या फिर नॉन सिनोनिमस, NY आएगा ना, नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन। बस रे इतना सा पॉइंट था, याद कर लेना इसको, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। और ज़्यादा डिटेल में वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, कम से कम मेरे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर्स तो कराओ यार, फिर बाद में देखना तुम कैसे लाइन लग जाएगी वीडियोस की, लाइन एकदम लाइन टू लाइन वीडियोस आएंगे डिटेल में, अच्छे से एकदम तरीके से। फॉरेन पब्लिकेशन की बुक से कंटेंट निकालता हूँ मैं, तो गलती की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, कंटेंट एकदम ऑथेंटिक आएगा, एग्जैक्ट आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। बोर्ड पे भी पढ़ाऊँगा, स्मार्ट बोर्ड भी ख़रीद लूँगा। आप बस इंटरेस्ट दिखाओ पढ़ने में, ताकि मेरा इंटरेस्ट तो है ही ऑलरेडी पढ़ाने में, बस मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल रहा हूँ थोड़ा बहुत। अगर मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मुझे और थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, और ज़्यादा टाइम निकालूंगा मैं इस चीज़ में, और आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। मैंने अपना 1% भी शो नहीं किया अभी, मैं कितना अच्छे से पढ़ा सकता हूँ उसका 1% मैंने शो नहीं किया अभी। मैं बहुत ही मजाक के वे में, बहुत ही फ़न वे में, बहुत ही लाइट मूड में पढ़ाता हूँ, कभी भी सीरियसली नहीं पढ़ाता मैं। तो देखते हैं अब क्या होता है, वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए प्लीज़। एंड थैंक यू, जो भी मेरे 13 सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि यार, मतलब यार आप लोगों ने बिना कुछ, मतलब बहुत ही जस्ट स्टार्ट ही किया था मैंने चैनल, और 13 सब्सक्राइबर्स हो गए यार, मेरे लिए तो बड़ी बात तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ऐसे बोलूँगा शुरुआत तो हो गई यार। और 13 के 13 मेंटेन्ड है, मतलब किसी ने अनसब्सक्राइब नहीं करा, तो ये बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस।